बताया जा रहा है ये पेंट के लिए और प्लास्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है। तो हमारे कॉफ सिरप्स में नहीं यूज़ होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ लो क्वालिटी, लो गवर्नेंस कॉफ सिरप्स, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ कंपोनेंट विच इज़ नोन टू बी हार्मफुल टू चिल्ड्रन। तो जो कोल्ड ड्रिफ्ट में ये जो सॉल्वेंट पाया गया है जिसकी वजह से बताया जा रहा है बच्चों की डेथ हो गई है, मतलब वाकई में इतना हार्मफुल है? जिसकी कॉम्पोजिशन में इट वॉज एज हाई एज 40 to 50%, दैट इज़ डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली हार्मफुल टू द चिल्ड्रन एंड इट कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसा होता है कि एक बार आप डॉक्टर को विजिट करते हो और डॉक्टर एक दवाई दे देता है कि हाँ अभी ये कर लो, नेक्स्ट टाइम जब बच्चा बीमार पड़ता है तो पेरेंट वही पर्ची देख के वही दवाई रिपीट करते हैं। कभी भी बच्चे को डॉक्टर से बात किए बिना या रिकमेंड किए बिना आपको कोई भी दवाई देनी चाहिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब लगातार कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौतों की संख्या बढ़ती गई तो ये वाकई में एक बड़ा इशू बन गया, क्योंकि क्या होता है जनरली जब बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो पेरेंट्स यूजुअली अपने पास से ही कोई दवाई दे देते हैं या फिर किसी ऐसे लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो एक दवाई रेकमेंड करते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कैसे दवाई लेनी चाहिए, किसके पास जाके लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए और किन बच्चों को नहीं देनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज द हेल्थ साइट में हमारे साथ पीडियाट्रिक डॉक्टर विवेक जैन मौजूद हैं। डॉक्टर वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर, अभी जो मौतों की संख्या ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, अभी भी मतलब एक एक दो दो करके केसेस सामने आ ही रहे हैं और ये जो दवाई है कोल्ड ड्रिफ्ट, ये दवाई ऐसा भी कहा जा रहा है बैन थी, उसके बाद भी सप्लाई हो रही थी। ये वाकई में किडनी डैमेज करने वाली दवाई है? देखो, अभी जो आपका ये अनफॉर्चुनेट जो सिनेरियो सामने आया है, दिस इज़ आई वुड से अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम्स है विद द कॉफ सिरप, दे हैव बीन हैपनिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ओके। अगर हमारी गवर्नमेंट की पीछे भी रेगुलेटरीज आई थी जिसमें कि ये रिकमेंड किया गया था कि छोटे बच्चों को, पर्टिकुलरली जो 6 साल से छोटे हैं या 4 साल से छोटे हैं, उन्हें कॉफ सिरप्स नहीं यूज़ करने चाहिए। अच्छा। So this matter has been highlighted recently because of surge of certain cases, which is quite high and very unfortunate. But ये पहले भी होता था, पहले भी बहुत सारे cases जिनको निमोनिया कह के हम मैनेज कर लेते थे, and there were lot of kids who are having lot of side effects due to these cough syrups. So this is nothing new. It is just that now it's like an eye opener. अब हमें पता लग गया है कि ये problems हैं, so we need to be little cautious about one, taking these medications, टू अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो सिरप है ये किडनी कैसे आपका फेल कर रहा है? सो अभी देखो, इसके लिए ना वी डोंट हैव एनी कंक्रीट एविडेंस, वी आर स्टिल लुकिंग इनटू इट। अभी यू नो लॉट ऑफ रिसर्च, यू नो इन्वेस्टिगेशंस आर इन प्रोसेस। तो जो अभी मोटा मोटा ये पता लगता है कि ये प्रॉब्ली इट्स ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। इट्स नॉट जो मेन इसका सॉल्ट है उस वजह से ना होके जो उसके डाइल्यूएंट है जो उसमें यूज़ हुए हैं, दैट वाज इनसिग्निफिकेंटली हाई क्वालिटी, जिसकी वजह से कि अभी यू नो द प्रोडक्शन एंड द सप्लाई ऑफ दिस प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली द सिरप विच इज़ इन मार्केट, हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड। बट जब ये आप देख रहे हैं अभी पिछले कुछ दिनों में और भी ऑफ सर्टन कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स ऑल्सो द केसेज हैव बीन हाईलाइटेड। सो इट्स जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर brand, it is generally the excessive and unjustified usage of cough syrup that is what is leading to these issues. There is some compound डाइथिलीन ग्लाइकॉल जो कि कहा जा रहा है पेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा पाई गई है कॉफ सिरप में। You are absolutely correct. So वो अभी थोड़ी सी थ्योरीज हैं, we don't have a concrete evidence for it. Yes, जैसे बताया आपने न्यूज़ में, हमें भी न्यूज़ के थ्रू ही पता लगा कि किसी में 46-47% ये कॉम्पोनेंट मिला। So there are lot of overlap. ऐसा नहीं कि वो पेंट का प्रोडक्ट है उन्होंने मिस यूज़ किया, you know. So obviously there are lot of overlap in products when we talk about it, but इतना quantity is never justified. It's very very high quantity of नहीं, तो this. इस तरीके का कंपाउंड जो है जो कहा जा रहा है पेंट में या फिर उसको प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअली में इस तरीके का कंपाउंड कॉफ सिरप या किसी भी तरह की मेडिसिन में डालना लाजमी है? Absolutely not. There is no justification to this. And then सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी, अगर हम कोई कंपोनेंट ऐसा लेते हैं तो आवर बॉडी इज़ रेडी टू डाइजेस्ट इट एंड एब्जॉर्ब इट। छोटे बच्चों की किडनी और लिवर दोनों ही दे आर वेरी सेंसिटिव
they are not supposed to handle these type of compounds well. तो अगर कुछ भी थोड़ी क्वांटिटी से भी ज़्यादा होगा तो that leads into the renal failure and even sometime hepatic failure. Renal मतलब kidney, hepatic मतलब liver failure. तो if you use any of these component in excessive amount, they will cause certain issues, which has been the case highlighted in these particular kits. तो आप बता सकते हैं ये डाइथिलीन ग्लाइकोल एक्चुअली कंपाउंड क्या है, इसका काम क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है? So, you know, it's not exactly supposed to be used for a cough syrup. It's just a, you know, product which has to be used as a mixing agent, you know, so that the cough syrup, it maintains the integrity and doesn't get expired. So that's the whole purpose behind it. क्या ये ज़रूरी है कफ सिरप में होना? So ma'am, if you go strictly by the recommendation, ये किसी भी cough syrup में use नहीं होना चाहिए. It should not be used. It's an cheap substitute to glycerin, जो कि एक normal cough syrup में use होता है. This is an economic substitute which is not supposed to be used. So it is toxic. It is known to be harmful to humans. बताया जा रहा है ये पेंट के लिए और प्लास्टिक बनाने में यूज़ किया जाता है. Unfortunately, that is to some extent true. But then any such chemical which are not supposed to be used, it is not certified to be used for any human consumption. तो हमारे कॉफ सिरप्स में नहीं यूज़ होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ लो क्वालिटी, लो गवर्नेंस कॉफ सिरप्स, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ कॉम्पोनेंट विच इज़ नोन टू बी हार्मफुल टू चिल्ड्रन. That could be one of the reasons why this is happening. But ये सब reports हैं, we don't know whether it was really a part of this, you know, unfortunate thing which happened recently. तो जो कोल्ड ड्रिप में ये जो सॉल्वेंट पाया गया है जिसकी वजह से बताया जा रहा है बच्चों की डेथ हो गई है, मतलब वाकई में इतना हार्मफुल है कि बच्चों को इतना हार्म करता है? इफ़ यू गो स्ट्रिक्टली बाय द रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट्स में तो ऐसा है कि 45-50% component was this. Glycerin is a normal thing which adds texture and color and things to the cough syrups, which is normally used and which is found to be safe. But when we go for this particular product, it is harmful significantly. If it is true that the component was, जिसकी composition में it was as high as 40 to 50%, that is definitely significantly harmful to the children and it can cause lot of damage. इसमें कोई question नहीं है. जैसे क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद से ही सिरप या किसी तरीके का मेडिकेशंस खुद अपने ही एंड पे करने लग जाते हैं जब भी खांसी या जुकाम होता है, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है एक बच्चे के लिए? एक्चुअली जो मैंने आपको बोला टिप ऑफ आइसबर्ग जो नीचे है वो यही है जो आप बता रहे हैं एग्जैक्टली. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग दीज डेज. डॉक्टर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, दे यूजुअली प्रिस्क्राइब इट इन द राइट डोज बिकॉज सब डॉक्टर्स हैव बीन वेल ट्रेन्ड टू यूज़ इट. बट व्हेन द पेरेंट्स एंड अप यूजिंग इट इन ओवरडोज, पहले तो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया 2 ml सपोज, एंड दे एंड अप टेकिंग वे स्पून. उनको क्वांटिटी नहीं पता कि कितनी ले लिया, उसको 2 की जगह बच्चे को आराम नहीं है 5 ml दे दिया. You give 2 to 3 times of normal quantity, that is one of the problem. Second, बड़े बच्चे को प्रिस्क्राइब किया तो छोटे बच्चे को भी वही दे दिया. कभी अपने फ्रेंड से पूछ के दवाई दे दी, कभी केमिस्ट से लेके दवाई दे दी विदाउट इवन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर. दैट इज़ द मेन कल्प्रिट विच लीड्स इनटू द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ओवरडोजिंग और इनअप्रोप्रिएट शेड्यूल. आपको देना नहीं चाहिए था बच्चे में, आपने उसको दे दिया और दैट टू इन ओवरडोज. दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन कल्प्रिट. किसी भी डॉक्टर को अगर पता है कि ये दवाई बैन है या फिर इस तरीके की मेडिकेशंस या फिर बच्चों में ऑलरेडी कोई डिजीज़ेस हैं या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, इस तरीके के मेडिकेशंस नहीं देनी चाहिए. कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स की लापरवाही नहीं है? देखो जैसे मैंने आपको बोला देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशंस. सो एज फार एज मेडिकल फ्रेटर्निटी इज कवर्ड, आई एम माई सेल्फ अ डॉक्टर. नेवर एवर अ चाइल्ड पीडियाट्रिशियन विल राइट एनीथिंग विच इज़ नॉट रिकमेंडेड and which is supposed to be banned and which is supposed to be given to the child. So मेरे को इसमें कोई doubt नहीं है कि that doctor is most likely not at fault in terms of advising the medication. There is some miscommunication or misrepresentation of facts. हो सकता है उन्होंने दवाई कोई और लिखी हो फिर दी कुछ और गई हो. There is an advisory that the cough syrup should not be used in children less than 4 years of age. That's clear. So whether that was complied with or not complied with, that's what we need to come across with. Whether these children who passed away, what was the age? So it's very easy to accuse the doctor. Doctor is the one who has prescribed the medication. If the I am quite certain about it. If the medicine was prescribed by a certified registered medical practitioner and the doses are followed properly, then the likelihood of a properly dispensed medication leading into any complications are very remote. The problem lies in other areas. ये तो मोस्टली कल्प्रिट क्या है कि या तो
दवाई में कुछ मिक्सिंग गड़बड़ थी, या फिर डोजिंग उन्होंने पेरेंट्स ने गलत नहीं दी, या फिर ये दीज मेडिसिन वर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर दोज किड्स, that is most likely leading to these issues. But yes, it is clear that any RMP or any registered medical practitioner will not write any medicine which is banned by the government. तो जो ये कोल्ड ड्रिप सिरप है यूजुअली आप लोग रेकमेंड करते हैं बीइंग अ डॉक्टर? So, to be in particular, as a pediatrician, all of us, any pediatrician for that matter, we refrain from using any cold cough syrups for smaller children in particular. तो ये एक क्लियर एडवाइजरी है, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उसमें छोटे बच्चे को कॉफ सिरप्स रिकमेंडेड नहीं है। और वो एज ग्रुप कितना रहता है? अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलेंगे तो 4 साल से नीचे, प्रेफरेबली 6 साल से नीचे छोटे बच्चे को हमें कॉफ सिरप्स नहीं लिखने चाहिए। अच्छा, 6 साल से छोटे बच्चे कॉफ सिरप नहीं हमें देने चाहिए बच्चे को। अच्छा। बट समटाइम्स व्हेन द कॉफ इज सो इंट्रैक्टेबल और आपने एक्सक्लूड कर दिया है कि बच्चे को कोई और निमोनिया नहीं है, देयर इज़ नो चेस्ट इन्फेक्शन, सो समटाइम्स सर्टन जो रिकमेंडेड कॉफ सिरप्स हैं दे कैन बी गिवन। उसकी बड़ी छोटी सी लिस्ट है, देयर इज़ नॉट मच लिस्ट। सो ऑल द पीडियाट्रिशियन नॉर्मली फॉलो दैट गाइडलाइन टू प्रिस्क्राइब द कॉफ सिरप्स और द एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस। एज अ जनरल रूल छोटे बच्चों में कॉफ सिरप दे डोंट वर्क वेल, नंबर 1। नंबर 2, दे हैव गॉट ट्रिमेंडसली हाई साइड इफ़ेक्ट्स। नंबर 3, चांसेस ये ज़्यादा एडिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चे उसको यूज टू होने शुरू हो जाएं, तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इन मेजॉरिटी ऑफ द कॉफ कोल्ड एपिसोड्स। तो किस तरीके के जो ये कॉफ सिरप हैं किडनी को फेल करते हैं? सो देखो मैम, किडनी फेलियर के लिए कॉफ सिरप प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इफ़ दे आर प्रिस्क्राइब्ड इन द राइट डोज। What leads into kidney failure or what probably would have happened in these babies were either the dose were given in excessively high dose or the composition of the ingredients was significantly high or they are given to the children where it was not supposed to be given। कि बच्चे बहुत छोटे थे, उनको कॉफ सिरप प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, उन्होंने ओवरडोज ले लिया और वो नहीं लेना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 8 महीने 10 महीने के बच्चे को आप कॉफ सिरप प्रिस्क्राइब करेंगे, it will definitely lead into issues, there is no doubt about it। तो उस टाइम पे क्या मेडिकेशन जो है डॉक्टर की तरफ से रहती है? इसको एक जो हमारी थॉट प्रोसेस है, कॉफ कोल्ड इज़ नॉट अ डिजीज़, कॉफ कोल्ड इज़ अ सिम्टम लाइक फीवर। एक वो सिम्टम है जिससे कि हमारी बॉडी जो सिक्रीशंस हैं उसको रिलीज़ करती है, चाहे वो नाक बहना हो चाहे खांसी होना हो। अब इसमें हमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। मेडिसिन्स आर गिवन टू कम्फर्ट द चाइल्ड, जिससे वो बेटर फील कर पाएँ। छोटे बच्चों में कंफर्ट से ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल इतनी ज़्यादा है कि आपको दवाई देनी नहीं होती। यू नीड टू जस्ट स्टिक टू होम रेमेडीज़। बच्चे को खांसी जुकाम है, आप रूम को वार्म ह्यूमिड रखिए, लिक्विड इनटेक अच्छे से मेंटेन कर रखिए, घरेलू नुस्खे जैसे थोड़ा सूप पिलाते रहें जिससे सूदिंग रहे फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। अगर बच्चे को तकलीफ ज़्यादा और डिस्कम्फर्ट ज़्यादा, उसको पैरास्टामोल दे सकते हो, क्रोसिन दे सकते हो, और एनी अदर ब्रांड फॉर दैट प्रोडक्ट। सो आई डोंट एंडोर्स एनी पर्टिकुलर ब्रांड, सो बट एनी पैरास्टामोल प्रोडक्ट यू कैन यूज़ फॉर द चिल्ड्रन। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक एडवाइजरी आई है कि 2 साल से कम बच्चे को कॉफ सिरप नहीं देनी है। तो जैसे अभी आपने रेमेडीज़ बताई, आपने सूप दे दिया, सूप के अलावा भी कोई होम रेमेडी या कोई होम ऐसा कुछ तरीका है कि वो पहले कर दिया जाए रादर देन कि हम कोई दवाई दे दें? सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स। अगर जो रनी नोज़ है, इफ़ अ चाइल्ड इज़ हैविंग रनी नोज़, द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ कि रूम को वार्म और ह्यूमिड करा जाए। नाक ब्लॉक हो रही है तो उसमें सॉल्ट वाटर जैसे सलाइन नेबुलाइजेशन, सलाइन की आपके पास नेजल ड्रॉप्स अवेलेबल होती है, वो नाक में डालेंगे तो उससे थोड़ी सिक्रीशन लूज़ हो जाएगी, बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। बच्चा सो नहीं पा रहा है, बच्चा बहुत परेशान है, उसको पैरास्टामोल दे सकते हैं। रूम को वार्म ह्यूमिड रख सकते हैं, जैसे अपने बोला सूप को हम अच्छे दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं। फॉर चिल्ड्रन ओल्डर देन 1 or 2 years वी कैन गिव हनी जिंजर पेस्ट, जो हमारे पुराने सालों से नुस्खे रहे हैं सूदिंग के लिए। एंड देन एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, चाइल्ड माइल फील डिफरेंट बेटर फ्रॉम वन ऑफ द होम रेमेडीज़। तो जो भी वट एवर वर्क्स फॉर द चाइल्ड, दीज आर सेफ ऑल्टरनेटिव्स रादर देन यूजिंग अ कॉफ सिरप। कॉफ सिरप आर एब्सोल्यूट नो फॉर चिल्ड्रन लेस देन 2 years of age, और फॉर दैट मैटर एनी मेडिकेशन। छोटे बच्चे के लिए कॉफ सिरप इज़ जस्ट वन ऑफ द मेडिकेशन। कोई भी दवाई देने से पहले आपको अपने प्रैक्टिशनर से डिस्कस करके ही देनी है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करके ही देनी है। यहाँ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे अभी इतना बड़ा इशू हो गया इस चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में अब एक डर रहेगा ही कि एक, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, बट स्टिल कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में एक डर होगा कि हम अगर डॉक्टर को दिखा रहे हैं और डॉक्टर एक कॉफ सिरप आपको रेकमेंड कर रहा है, तो क्या वो पेरेंट्स का जो डर है
कि कहीं किसी तरीके से कम किया जा सकता है? मतलब एक ट्रस्ट इशू क्रिएट बिल्डअप नहीं हो रहा होगा यहाँ पे? So, ma'am, you are absolutely right, but mostly I feel it is not the doctor's fault in this scenario. आपको ऐसे नहीं कि अपने आप सबसे बड़ा जो जैसे मतलब टिप है ये सिर्फ it is clear that we should not be writing cough syrup for small children, and in any which case the most of the pediatricians are not writing it. ट्रस्ट के लेके अगर बच्चा बीमार है आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है एज अ पेरेंट टू रूल आउट कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इज़ इट जस्ट अ नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नॉर्मल खांसी जुकाम है, कहीं ऐसा तो नहीं है निमोनिया तो नहीं है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें कभी कभी हमें और स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ और इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ती हैं। तो डॉक्टर को मिलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इफ़ द चाइल्ड इज़ पर्टिकुलरली अ स्मॉल चाइल्ड। As far as cough syrups are concerned, most of the pediatrician, rather all of them, पहले भी नहीं लिखते थे और अब भी नहीं लिखेंगे। It is just that एज अ पेरेंट समटाइम पेरेंट्स इंसिस्ट कि कोई खांसी दबाने की दवाई दे दीजिए, तो पेरेंट्स हैव बीन काउंसल्ड अर्लियर ऑल्सो, देन इट इज अगेन हैज़ टू हैपन दैट वे ओनली। ऐसा होता है कि एक बार आप डॉक्टर को विजिट करते हो और डॉक्टर एक दवाई दे देता है कि हाँ अभी ये कर लो, नेक्स्ट टाइम जब बच्चा बीमार पड़ता है तो पेरेंट वही पर्ची देख के वही दवाई रिपीट करते हैं। दैट इज़ वॉट वी आर एट फॉल्ट। सो ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट प्रोफाइल, यूजुअली ऐसा नहीं होता कि आप वो दवाई दोबारा दोगे तो आपको उससे साइड इफेक्ट हो जाएगा, बट दे एंड अप ओवर यूजिंग इट। अगर आपने एक ही दवाई को ज़्यादा यूज़ करोगे, आपने एक ही सिरप कोई भी फॉर दैट मैटर मेडिकेशन हो, यू यूज़ इट टू मेनी टाइम्स, यू विल गेट यूज टू इट एंड दैट साइड इफेक्ट प्रोफाइल विल बी वर्स। एंड एज आई सेड टू यू, इफ़ इट इज़ कॉपीड टू अदर, अब एक फ्रेंड से फ़ोन करके पूछा, हाँ जी आपने बच्चे को खांसी के लिए क्या दवाई दे रहे हो, फिर दूसरे बच्चे को दे दी जिनका वेट अलग है, जिनकी बॉडी अलग है, देन देर आर गोइंग टू बी मच मोर साइड इफेक्ट्स। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि कभी भी बच्चे को डॉक्टर से बात किए बिना या रिकमेंड किए बिना आपको कोई भी दवाई देनी चाहिए except paracetamol. The problem in our country is lot of these cough syrups and lot of these anti-fever medications or antibiotics are available over the counter. That is the main culprit behind this thing. ये बताइए, अगर कोई पेरेंट किसी डॉक्टर को दिखा रहा है और डॉक्टर ने एक दवाई प्रिस्क्राइब कर दी है, आपको रेकमेंड करिए आप ये ले लीजिए, क्या पेरेंट का वहाँ पर एक रोल दिखता है कि पेरेंट एक बार खुद से अपने एंड पे वो एक बार चेक करें कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, किस तरीके से वो वर्क करेगा बच्चे पे? क्या पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एब्सोल्युटली, टू सम एक्सटेंट यस। देखो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर की है, इफ द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग इट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। But as a responsible parent, there is no harm in, you know, obviously going through the list of the medication, which is a standard practice in most of my patient. अगर मैं कोई भी दवाई उनको अगर लिख के देते हैं तो अक्सर हम बताते हैं इस दवाई में ये है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। दैट इज एजुकेशन विच वी डू इन एवरी कंसल्टेशन। बट एट टाइम्स पेरेंट कम बैक टू अस कि सर हमने सर्च किया इस दवाई में तो स्टीरॉयड है, या इस दवाई में तो ये प्रॉब्लम है, यू नो, विच माइट बी एन आई ड्रॉप और मे बी अ स्किन लोशन, विच इज़ वेरी गुड फॉर द पेरेंट्स टू सर्च, एंड देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर टू एक्सप्लेन देम, यहाँ ये दवाई है, इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये हम उसको वॉच कर सकते हैं। इन एनी केस येस, दैट्स वेरी ट्रू, इट इज़ पेरेंट्स शुड सर्च, दैट इज़ माई रिकमेंडेशन। दे शुड ऑलवेज डबल चेक द प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी, आपने केमिस्ट पे वर्बली बोला कि आप ये दवाई भेज दीजिए, वो दवाई आई, दवाई आपने लिखी कुछ और, चाहिए कुछ और थी, वो ओवरडोज हो गई। सो इट्स ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू डबल चेक द प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय द डॉक्टर। देर इज़ नो हार्म इन चेकिंग ऑन साइट कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एंड ऑलवेज आस्किंग योर डॉक्टर कि सर ये हम दवाई दे सकते हैं, इज इट सेफ फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, बिकॉज देर इज नाउ डेटा इज अवेलेबल एवरीवेयर दैट इज नॉट सेफ टू बी गिवन टू स्मॉलर चिल्ड्रन। यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू एक्सप्लेन एंड reinforce the safety. And if the parents have got reasonable concerns, it's all right for the doctor to accept their mistake and correct the medicine in case if that has happened. अब जैसे एक दवाई अलग अलग कंपनी के नाम से होती है, वो कहते हैं जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मान लो डॉक्टर ने एक कंपनी के नाम की एक दवाई दे दी, मेडिकल स्टोर में वो दवाई नहीं अवेलेबल रहती, लेकिन दूसरी कंपनी की सेम दवाई मिलती है और वो कहते हैं कि काम वो दोनों ही करेगी, तो क्या इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं या फिर वो सेम ही रहता है? देखिए वो सेम है। यू आर सपोज टू एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, वी आर सपोज टू एज अ by mistakenly said a brand name, we should always mention what is the salt in the prescription. That is a basic ethical requirement by मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल मेडिकल कमीशन। तो एक डॉक्टर को दवाई के इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, उसकी डोजेज लिखनी है, उसकी फॉर्मुलेशन कैन चेंज फ्रॉम वन ब्रांड टू सेकंड ब्रांड टू थर्ड ब्रांड, इट डजंट मैटर रियली, एज फार एज द कॉम्पोजिशन इज सेम। डॉक्टर की ड्यूटी है आपको प्रिस्क्रिप्शन में दवाई का कॉम्पोनेंट और उसकी डोजेज लिख के देनी है।
फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि अगर उसमें ब्रांड अगर हमें रिप्लेस करना है, दे कैन रिप्लेस द ब्रांड बट इट हैज़ टू बी लाइक टू लाइक सो दैट द डोजेज आर नॉट गिवन रॉन्गली, कि अगर उसकी डोजेज एग्जैक्टली अगर डॉक्टर ने लिखा है 100 mg पर 5 ml की आपको 3 ml डोज देनी है, तो उसका सब्सटीट्यूट 100 mg पर 5 ml की ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 200 mg हो जाए, दैट कैन लीड इन टू साइड इफेक्ट। वो फार्मासिस्ट की ड्यूटी, अगेन दैट एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द पेरेंट्स, बट येस इफ द पेरेंट हैज़ बीन एडवाइज अ पर्टिकुलर मेडिकेशन एंड इट इज़ वेरीड, अगर डॉक्टर ने ब्रांड नेम लिखा है तो उसमें कोई वेरिएशन है, patient should always double check with the doctor or a qualified pharmacist, are they same medication, is the dose still correct or it needs some revision. साइन आउट करने से पहले डॉक्टर एक लास्ट टिप जानना चाहूँगी। जैसे ही बच्चों को खांसी जुकाम होती है तो फर्स्ट स्टेप पेरेंट की तरफ से क्या होना चाहिए? देखो डॉक्टर के पास जाना तो ठीक है कि जब वो सीवियर हो जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, अपने एंड पे कोई हमें टिप फॉलो करनी चाहिए? सो इफ़ यू सी, सब बच्चों को अनफॉर्चुनेटली साल में 6 से 7 बारी, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों को खांसी जुकाम होता है। हर एपिसोड में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप अपने डॉक्टर को विजिट करें। इफ़ द सिम्टम्स आर माइल्ड, हल्की खांसी है, हल्का जुकाम है, 2-3 दिन तक का हल्का फीवर है, यू डोंट नीड टू नेसेसरली विजिट योर डॉक्टर एज फार एज यू आर कॉन्फिडेंट कि बच्चा ठीक है। ठीक का मतलब बच्चा एक्टिव है, बच्चे लिक्विड ले रहे हैं, बच्चे की सांस नहीं फूल रही है। बट अगर 3 दिन से ऊपर का बुखार है, बच्चे को नॉन स्टॉप खांसी हो रही है, बच्चे की सांस तेज चल रही है, तो यू नीड टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन और अ फिजिशियन इमीडिएटली टू एंश्योर कि वो निमोनिया ना हो, एंड दैट इज़ व्हेन सम ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज नॉर्मल खांसी जुकाम की बात करें, दे आर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, उसमें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं होती और ये सदियों से चलते आ रहे हैं। सीवियर जो ज़्यादा हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या पहले से पता चल जाते हैं? 3-4 सिम्टम्स होते हैं प्राइमरली फॉर एनी चाइल्ड फॉर दैट मैटर। नंबर 1 कि बच्चा बुखार उतरने के बाद भी लेज़ी है, एक्टिव नहीं है, सोए जा रहे हैं। सेकेंड, चाइल्ड इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनी फूड और लिक्विड्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बीमारी के केस में, कि कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं। नंबर 3, बच्चे की सांस तेज से चल रही है, ब्रेथलेस हो रहे हैं। दैट इज़ द फैक्ट फॉर बच्चा और बड़ा, किसी के भी अगर सांस तेज चल रही है, सांस फूल रही, फास्ट ब्रीदिंग रेट ले रहे हैं, दैट इज़ अ साइन ऑफ एन अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड बाय अ फिजिशियन। फोर्थ, बच्चों के केस में अगर नॉन स्टॉप खांसी हो रही है, कि अगर बच्चे खांसी रुकी नहीं रही है, हर 5-5 मिनट में खांसे जा रहे हैं, दीज आर द साइंस व्हेन वी नीड टू सी योर पीडियाट्रिशियन और वी नीड टू रिपोर्ट टू इमरजेंसी और वी नीड टू सी अ क्वालिफाइड फिजिशियन टू रूल आउट कि ये कहीं निमोनिया तो नहीं है, कोई चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, जिसमें कि ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है ऑल टुगेदर। नॉर्मल खांसी जुकाम सेल्फ लिमिटिंग, 5 दिन में बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। ओके तो जैसे कि डॉक्टर विवेक जैन ने बताया कि आप खुद से डॉक्टर मत बनिए क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, तो जब आपको लगता है कि सीवियर हो गया है और आपके खुद के मतलब जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि ज़रूरी नहीं है हर बार डॉक्टर के पास आपको विजिट करना पड़े, कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप गर्म सूप आप दे सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं, हनी का आपने जिक्र किया उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि सीवियर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तब आप डॉक्टर के पास जाएं और जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से बच्चों की मेडिकेशंस स्टार्ट करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।